तो क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। और लास्ट क्लास में हम सॉल्यूशन चैप्टर में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लॉ पढ़ रहे थे, हेनरी लॉ। हेनरी लॉ क्या होता था उसके बारे में एक बार मैं लास्ट क्लास के जो नोट्स थे अपन वापस रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले अपन ने पढ़ना शुरू किया था सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। देखो, मैंने सॉलिबिलिटी को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया था। सबसे पहले सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, दूसरा केस था सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, और तीसरा केस होगा सॉलिबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। ठीक है, अभी हमने दूसरा जो केस है सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड को पढ़ना शुरू किया था। और उसमें मैंने आपको बताया कि जब भी कोई गैस अगर किसी लिक्विड के अंदर डिसॉल्व होती है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में लॉस होता है। काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ तो इसका मतलब क्या है, ये एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस है, यानी कि किसी गैस का लिक्विड के अंदर डिसॉल्व हो जाना, इस प्रक्रिया में एनर्जी रिलीज हो रही है। यानी कि एनर्जी रिलीज हो रही है, हीट रिलीज हो रही है। तो ये कैसा प्रोसेस है? एक्जोथर्मिक प्रोसेस है। अब एक्जोथर्मिक प्रोसेस को अगर बढ़ाना है तो आपको सराउंडिंग का टेम्परेचर कम करना होगा। तो गैस की सॉलिबिलिटी बढ़ती है जब आप लिक्विड का टेम्परेचर कम करोगे, और सॉलिबिलिटी घटती है अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे। तो सबसे पहले था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। उसके बाद हम नेक्स्ट लेते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इसमें हमें एक लॉ हमें देखने को मिलता है जिसे कहते हैं हेनरी लॉ। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर में क्या था कि जैसे मैंने बताया कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाएंगे तो जो नंबर ऑफ जो पार्टिकल्स हैं जो कॉलिजन कर रहे हैं लिक्विड की सरफेस पर, जो टक्कर कर रहे हैं, जा जाके भिड़ रहे हैं, उनकी संख्या बढ़ जाएगी। और उनकी संख्या बढ़ेगी तो जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स विच आर डिसॉल्विंग इनटू वाटर विल इंक्रीज, है ना। जो पार्टिकल्स हैं पानी के अंदर डिसॉल्व होने वाले, उनकी संख्या बढ़ जाएगी। यानी कि प्रेशर जब बढ़ाएंगे तो सॉलिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। अब यहाँ पे सॉलिबिलिटी इंक्रीज होती है प्रेशर बढ़ाने पर, सॉलिबिलिटी डिक्रीज होती है प्रेशर घटाने पर। और हेनरी लॉ हमने डिफाइन किया। तो हेनरी लॉ में हम सॉलिबिलिटी को क्या ले रहे हैं? मोल फ्रैक्शन से कंसिडर कर रहे हैं। देखो, सॉलिबिलिटी जो है वो मोलैरिटी भी हो सकती है, मोलैलिटी भी हो सकती है, परसेंटेज कंपोजिशन भी हो सकता है, और मोल फ्रैक्शन भी हो सकता है। पर हेनरी ने थोड़ा सा आसान रहे कैलकुलेशंस, उसके लिए सॉलिबिलिटी को उसने मोल फ्रैक्शन लिया। मोल फ्रैक्शन एज वी नो, किसी एक कंपोनेंट के मोल डिवाइडेड बाय जो टोटल मोल है उस सॉल्यूशन में, उससे हमारा मोल फ्रैक्शन आता है। अब हेनरी ने क्या बोला कि जो मोल फ्रैक्शन होता है वो किसी गैस का लिक्विड के अंदर मोल फ्रैक्शन, वो गैस का लिक्विड की सरफेस के ऊपर जो पार्शियल प्रेशर है, यहाँ पे देखो प्रेशर नहीं बोल रहे सिंपल, हम पार्शियल प्रेशर बोल रहे हैं। इसका कारण मैं अभी आपको थोड़ी देर बाद एक क्वेश्चन करेंगे उसमें आपको समझाऊंगा कि पार्शियल प्रेशर का क्या मतलब है। ठीक है, तो जो मोल फ्रैक्शन वो पार्शियल प्रेशर के इक्वल प्रोपोर्शनल होता है किसी गैस का लिक्विड के अंदर मोल फ्रैक्शन। तो एक्स इज प्रोपोर्शनल टू पी। यहाँ पे पी पार्शियल प्रेशर है गैस का, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान रखना। पार्शियल प्रेशर और जो नॉर्मल प्रेशर होता है उसमें बहुत डिफरेंस रहता है। पार्शियल प्रेशर हम जब कोई मिक्सचर ऑफ गैसेस दिया गया है, बहुत सारी गैसेस है, अलग अलग गैसेस हैं, तो किसी एक पर्टिकुलर गैस का प्रेशर का कितना कंट्रीब्यूशन है उसे निकालने के लिए हम पार्शियल प्रेशर का यूज करते हैं। और पार्शियल प्रेशर निकाला जाता है डॉल्टन के लॉ से। ठीक है, तो ये चीज अपन यूज करेंगे अभी। और फिर मैंने आपको बताया ये स्टेटमेंट हो गया, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है तो P इज इक्वल टू आ जाता है के एच इंटू एक्स। यहाँ पे के एच को अपन हेनरी लॉ कांस्टेंट बोलते हैं। यहाँ पे एक अपन रिलेशन देखा कि अगर सॉलिबिलिटी ज्यादा है तो के एच कम होगा, और सॉलिबिलिटी कम है तो के एच ज्यादा होगा। और के एच जो है टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, जैसे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड करता है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से सॉलिबिलिटी जैसे कम हो रही है गैस की, तो के एच वैल्यू बढ़ती है टेम्परेचर बढ़ाने से, और टेम्परेचर घटाने से के एच वैल्यू घटती है। तो ये हमने लास्ट क्लास तक यहाँ तक पढ़ा था। हेनरी लॉ हम पढ़ रहे थे, P इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स। अब देखो, इस लॉ को अपन और थोड़ा इलोबरेट करते हैं और इसको समझते हैं। जैसे P इज इक्वल टू के एच, ये हमारा हेनरी लॉ है। तो हेनरी लॉ में हमने पढ़ा कि P इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स। तो यहाँ पे तो P मैं दोबारा बोल रहा हूं, P यहाँ पे क्या है? पार्शियल प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर। ठीक है, आंशिक दाब है ये, आंशिक
दाब लिया जा रहा है यहाँ पे, ये तो ना तो टोटल प्रेशर है ना कोई और, ये क्या है, केवल और केवल पार्शियल प्रेशर है। के एच यहाँ पे क्या है, हेनरी लॉ कांस्टेंट है, और एक्स क्या है यहाँ पे, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन क्या हो गया, लिक्विड। ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड है ये, है ना। गैस के द्रव में मोल प्रभाज, गैस के द्रव में मोल प्रभाज, ठीक है। ये हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड। तो ये हमारा हेनरी लॉ है। अब देखो हेनरी लॉ के मैं क्वेश्चन लेता हूँ, क्वेश्चन से अपन को अच्छे से क्लियर होगा कि हेनरी लॉ कैसे यूज किया जाता है, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन लेता हूं, क्वेश्चन है कि फॉर O2 गैस हेनरी लॉ कांस्टेंट, हेनरी लॉ कांस्टेंट for solubility in water, or solubility in water is, कोई ऑक्सीजन गैस जो है उसका वाटर में सॉल्युबिलिटी के लिए जो हेनरी लॉ कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू है लगभग कोई 0.5 इंटू 10⁵ ATM। देखो यहाँ पे हेनरी लॉ कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज है। देखो यूनिट अगर निकालनी है, यूनिट, तो यूनिट यहाँ पे क्या होगी, देखो जो मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन तो क्या होता है, ऊपर मोल नीचे मोल, तो ये तो क्या है, यूनिटलेस है, मोल फ्रैक्शन यूनिटलेस है। और इसकी यूनिट, प्रेशर की यूनिट क्या होती है, एटीएम होती है, पास्कल होती है ना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है। तो केएच की यूनिट क्या होगी, सेम एज प्रेशर हो जाएगी। देखो ये चीज ध्यान में रखना, सेम एज प्रेशर। तो जो आपके प्रेशर की यूनिट है, दाब के समान हो जाएगी, दाब के समान। जो यूनिट प्रेशर की है वही यूनिट क्या हो जाएगी, हमारी केएच की हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये यूनिट लेस होता है, एक्स क्या है यहाँ पे, यूनिट लेस है। मोल फ्रैक्शन क्यों यूनिट लेस ही होगा ना, क्योंकि ऊपर मोल नीचे भी मोल, तो मोल से मोल कैंसिल, तो एक्स क्या हो गया यहाँ पे, यूनिट लेस है। तो केएच का यूनिट क्या हो गया, प्रेशर के समान ही हो गया। जैसा यूनिट प्रेशर का है वही यूनिट हमारा यहाँ पे केएच का हो जाएगा। अब क्वेश्चन पे आते हैं, फॉर O2 गैस हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर सॉल्युबिलिटी इन वाटर, अगर ऑक्सीजन को वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा कि जो ऑक्सीजन है वो वाटर के अंदर डिसॉल्व होती है, और उसी वजह से जो एक्वाटिक लाइफ होती है, जो मछली वगैरह है, वो सारे जिंदा रहते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या है कि ऑक्सीजन वाटर के अंदर डिसॉल्व है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि O2 गैस के लिए हेनरी लॉ कांस्टेंट, जब इसे पानी में घोलते हैं तो उसके लिए केएच की वैल्यू जो है वो है 0.5 इंटू 10⁵ ATM, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि इफ पार्शियल प्रेशर of O2 gas, partial pressure of O2 gas at water surface अगर मैं ले रहा हूं कि अगर मान लो ऑक्सीजन के जो मोल फ्रैक्शन है, इसको या तो ऐसे ले लेता है, if mole fractions of oxygen in air is 0.2, अगर जो हवा है उस हवा में ऑक्सीजन के मोल फ्रैक्शन कितने 0.2 है, देन कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर। तो पानी में ऑक्सीजन के मोल फ्रैक्शन कितने होंगे, अगर हवा में ऑक्सीजन के मोल फ्रैक्शन 0.2 दे रखे हैं, तो मैं हिंदी में समझा देता हूं
कि यदि O2 के लिए जल में घुलने हेतु KH का मान 0.5 into 10⁵ ATM है, तो एवं O2 का हवा में मोल प्रभाज यानी मोल फ्रैक्शन कितना है, 0.2 है, तो O2 का जल में मोल प्रभाज क्या होगा, मोल प्रभाज क्या होगा, ये सवाल है। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है ना, हवा का दाब, प्रेशर ऑफ एयर कितना होता है, 1 atm होता है प्रेशर ऑफ एयर, ये हमारा क्या है, यहाँ पे 1 atm ही रहता है। जैसे हमारे आसपास का जो एटमॉस्फेयर है उसका प्रेशर कितना 1 atm है, तो हवा का दाब जो है, हवा का दाब हमें कितना लेना है, हवा का दाब 1 atm ही लेना है। ठीक है, तो ये सवाल है, इस सवाल को अपन सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करेंगे। तो इससे देखो आपको पार्शियल प्रेशर के बारे में समझ में आ जाएगा कि पार्शियल प्रेशर आखिर फंडा क्या है ना। तो इस सवाल को सॉल्व करते हैं, ध्यान से समझना, सॉल्व करते हैं, पार्शियल प्रेशर के फंडे को यहाँ पे यूज करेंगे अपन और इस सवाल को समझेंगे। देखो क्या होता है कि मान लो एक कोई कंटेनर अगर ले अपन, उस कंटेनर के अंदर बहुत सारी गैसें मौजूद हैं। जैसे एक कंटेनर लिया जिसमें बहुत सारी गैसें मौजूद है, कोई गैस है ए टाइप की, तो उसका मान लो कोई गैस है ए टाइप की, गैस ए है, और हो सकता है कोई गैस बी भी मौजूद हो इसमें, है ना, कोई गैस बी भी मौजूद हो, तो ये हो गई कोई बी टाइप ऑफ गैस। और मान लो कोई सी टाइप ऑफ गैस भी मौजूद है इसमें, है ना, 3 तरह की मैं गैसें लेता हूँ किसी कंटेनर के अंदर, और ये है सी टाइप ऑफ गैस। अब गैस ए है, गैस बी और गैस सी है। अगर गैस ए के नंबर ऑफ मोल्स Na ले लें अपन, Na क्या है, ए के नंबर ऑफ मोल्स, गैस बी जो है उसके नंबर ऑफ मोल्स मान लो Nb है, और गैस सी जो है उसके नंबर ऑफ मोल्स Nc है। अगर गैस ए के नंबर ऑफ मोल्स Na है, गैस बी के नंबर ऑफ मोल्स Nb है, और गैस सी के नंबर ऑफ मोल्स Nc है, तो अगर मान लो उस पूरे कंटेनर का जो प्रेशर है वो है Pt, ये क्या है, टोटल प्रेशर है, ये है टोटल प्रेशर, कुल दाब, ये हो गया कुल दाब। तो अब एक यहाँ पे डॉल्टन नाम के साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने बोला था डॉल्टन्स पार्शियल प्रेशर लॉ, डॉल्टन ने अपना आंशिक दाब का एक नियम दिया था। तो डॉल्टन्स पार्शियल प्रेशर लॉ क्या होता है, देखो डॉल्टन्स पार्शियल प्रेशर लॉ, हालांकि 11th में पढ़ते हैं पर मैं आपको यहाँ पे रिवाइज करा रहा हूँ। डॉल्टन्स पार्शियल प्रेशर लॉ, डॉल्टन का आंशिक दाब का नियम देखो क्या होता है। डॉल्टन ने क्या बोला कि अगर आपको टोटल प्रेशर दे रखा है और उसमें आपको ए का, बी का और सी का इंडिविजुअल प्रेशर निकालना है, यानी कि पीए, पीबी, पीसी निकालना है। यहाँ पे पीए को क्या बोलेंगे कि इस पूरे टोटल प्रेशर को क्रिएट करने के लिए ए कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो ये तो हो जाएगा ए का पार्शियल प्रेशर, ये होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, यानी कि ये तो जाएगा ए का आंशिक दाब, ए का आंशिक दाब, यानी कि उसमें ए का कंट्रीब्यूशन कितना है इस टोटल प्रेशर को क्रिएट करने के लिए। तो डॉल्टन ने क्या बोला, ए का जो पार्शियल प्रेशर होगा वो हो जाएगा ए के नंबर ऑफ मोल्स ऊपर डिवाइडेड बाय ए के नंबर ऑफ मोल्स प्लस बी के नंबर ऑफ मोल्स प्लस सी के नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स, और इनटू क्या कर देंगे हम, पीटी कर देंगे। यानी कि अगर ए का पार्शियल प्रेशर निकालना है तो ए के नंबर मोल्स अपॉन डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb प्लस Nc इनटू क्या कर देंगे, पीटी। ये ठीक वैसे ही है कि जैसे अपन को मान लो कोई पैसे किसी रेशो में बांटने हो, जैसे मान लो 60 रुपए 50 रुपए किसी रेशो में 1:2:3 में बांटना होता था, तो अपन क्या करते थे, जिसका 2 है 2 वाले का ऊपर आ जाता 2, नीचे आ जाता टोटल नंबर ऑफ रेशो, टोटल रेशो का एडिशन हो जाएगा, इनटू क्या कर देगा वो टोटल क्वांटिटी जिसको अपन को डिस्ट्रीब्यूट करना है, जिसको अपन को बांटना है ना, अनुपात में बांटते हैं ना। तो यहाँ पे जो टोटल प्रेशर होता है ये उनके मोल्स का जो रेशियो होता है, उस मोल्स के रेशियो में
डिवाइड हो जाता है पार्शियल प्रेशर। तो ए का पार्शियल प्रेशर आता है Na अपॉन Na प्लस एनबी इंटू पीटी। तो यहां से मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि जो ए का पार्शियल प्रेशर वो क्या हो गया, देखो ये तो क्या हो जाएगा हमारा एक तरह से Na अपॉन Na प्लस एनबी प्लस एनसी हो जाएगा, ये हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो हम ए का मोल फ्रैक्शन क्या करते हैं, जब टोटल प्रेशर में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, ए का पार्शियल प्रेशर मिल जाएगा। ठीक है, और इसी तरह से पार्शियल प्रेशर ऑफ बी निकालना है तो हम क्या करते हैं, बी का मोल फ्रैक्शन अगर टोटल प्रेशर में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें बी का पार्शियल प्रेशर मिल जाता है। इसी तरह से सी का अगर पार्शियल प्रेशर निकालना है तो जो सी का मोल फ्रैक्शन है उसे जब आप टोटल प्रेशर में मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, सी का पार्शियल प्रेशर मिल जाएगा। यानी कि अगर मान लो कोई मिक्सचर ऑफ गैसेज है किसी कंटेनर के अंदर, तो वहां पर अगर आपको इंडिविजुअल गैस का पार्शियल प्रेशर निकालना है तो आप क्या करोगे, उस गैस का जो मोल फ्रैक्शन है उसका मल्टीप्लाई टोटल प्रेशर के साथ करते जाओगे। ए का पार्शियल प्रेशर एक्स ए इंटू पीटी, बी का पार्शियल प्रेशर एक्स बी इंटू पीटी, सी का पार्शियल प्रेशर एक्स सी इंटू पीटी हो जाएगा। पार्शियल प्रेशर एक्चुअल में है क्या, जो कंट्रीब्यूशन है इंडिविजुअल गैस का उससे हम पार्शियल प्रेशर कहते हैं, आंशिक दाब कहते हैं। अब यहाँ पे हेनरी लॉ में इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, देखो क्योंकि जैसे यहाँ पे हम ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं, ये जो एग्जाम्पल क्वेश्चन है, यहाँ पे आप गौर से देखिए, जो ऑक्सीजन है वो वाटर के ऊपर है। मैं इसको डायग्राम से और समझा देता हूँ, देखो सॉल्यूशन आगे भी कंटिन्यू रखेंगे अपन। मान लीजिए जो वाटर है, जैसे ये कोई नदी या तालाब या कुछ होता है ऐसे वाटर, इस वाटर के ऊपर यहाँ पे एयर है। तो एयर जो होती है, एयर में खाली तो ऑक्सीजन होने से रही, एयर में क्या रहेगा, ऑक्सीजन भी होती है, नाइट्रोजन भी होती है, CO2 भी होती है। तो एयर में क्या होता है, मिक्सचर ऑफ गैसेज होती है ना। यहाँ पे O2 भी मौजूद है, यहाँ पे CO2 भी मौजूद है, यहाँ पे N2 भी मौजूद है, यहाँ पे हीलियम भी मौजूद है, यहाँ पे बहुत तरह तरह की गैसें मौजूद है। एयर जो होती है वो मिक्सचर ऑफ गैसेज होता है और उसमें ऑक्सीजन का कुछ पार्ट है ना। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि जो एयर का जो टोटल प्रेशर है पीटी, इस बार अपन को क्या दे रखा है, 1 atm दे रखा है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm ही तो होता है पीटी, है ना। और हमें ऑक्सीजन का जो मोल फ्रैक्शन है यानी कि x ऑफ O2 एयर में, हवा में जो ऑक्सीजन का मोल फ्रैक्शन वो कितना दे दिया, देखो 0.2 दे दिया। हवा में ऑक्सीजन का मोल फ्रैक्शन कितना दे दिया, 0.2 दे दिया। इसका मतलब अगर हमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर निकालना है हवा के अंदर, है ना। अब देखो यहाँ से सारी गैसें क्या कर रही होगी, पानी के अंदर घुसने का प्रयास कर रही होगी। तो कौन ज्यादा घुसेगा, जिसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा, यानी कि जिसके पास जो ज्यादा तेजी से हिट करेगा, जितना ज्यादा तेजी से हिट करेगा आपकी लिक्विड की सरफेस को, वो उतना ज्यादा पानी के अंदर जाएगा। तो जितना ज्यादा तेजी से हिट करने वाला कौन होगा, जिसका पार्शियल प्रेशर डेफिनेटली ज्यादा होगा, है ना। तो यहाँ पे O2 का अगर अपन पार्शियल प्रेशर निकालना है तो O2 का मोल फ्रैक्शन अपन को दे रखा है 0.2। तो मैं बात करूं पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, ऑक्सीजन का यहाँ पे पार्शियल प्रेशर क्या हो जाएगा, O2 का आंशिक दाब अगर देखें, आंशिक दाब, तो ये कितना हो जाएगा, हमें जो O2 का मोल फ्रैक्शन है किसमें, एयर में, ये कौन सा मोल फ्रैक्शन है, एयर वाला मोल फ्रैक्शन है, लिक्विड वाला नहीं, लिक्विड वाला अलग होगा, यहाँ पे अलग होगा। तो यहाँ पे वाले पे हम क्या करेंगे, हेनरी लॉ लगाएंगे यहाँ वाले पे। तो अभी O2 का एयर वाला मोल फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, जो टोटल हमें प्रेशर दे रखा है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से जब सॉल्व करते हैं तो एयर में O2 का मोल फ्रैक्शन कितना है, 0.2 है, और टोटल प्रेशर कितना है अपना 1 atm है। तो एक तरह से यहाँ से O2 का जो पार्शियल प्रेशर लग रहा है वो कितना लग रहा है, 0.2 atm लग रहा है। आई बात समझ में। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना आ गया, 0.2 atm आ जाएगा। ओके, क्लियर है ये चीज, बताओ, ठीक है। तो ये आ गया पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब हमें निकालना है किसमें, मोल फ्रैक्शन निकालना है O2 का किसके अंदर, वाटर के अंदर, है ना। वाटर के अंदर हमें ऑक्सीजन का मोल फ्रैक्शन निकालना है। अब वाटर के अंदर जब आएंगे तब क्या काम आएगा, ये तो हो गया गैस इन लिक्विड वाला केस, तो हम लगाएंगे हेनरी लॉ। तो यहाँ पे P ऑफ O2 जो है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 इन किसमें हो गया, ये वाटर के अंदर हो गया, लिक्विड के अंदर हो गया। तो अब यहाँ पे जो मोल फ्रैक्शन यूज हो रहा है वो कौन सा वाला यूज होगा, जो ऑक्सीजन का लिक्विड के अंदर
यानी कि वाटर के अंदर, इस केस में वाटर है तो वाटर के अंदर मोल फ्रैक्शन हमें यूज होगा। तो अगर मुझे ऑक्सीजन का वाटर के अंदर मोल फ्रैक्शन निकालना है तो क्या करना होगा, मुझे ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है उसमें ऑक्सीजन का जो हेनरी लॉ कांस्टेंट है उसका डिवाइड कर देना होगा, तो उससे हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखो क्या आंसर आ जाएगा, x ऑफ O2 इन H2O निकालना है तो ये आ जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन अभी निकाला 0.2 atm, और इस क्वेश्चन में हमें KH की वैल्यू ऑक्सीजन के लिए दे रखी है, वाटर के अंदर कितनी 0.5 इंटू 10⁻5 atm। तो इसका डिवाइड कर देंगे 0.5 इंटू 10⁻5 atm का डिवाइड कर देंगे। तो यहां से देखो वाटर के अंदर ऑक्सीजन का मोल फ्रैक्शन कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर दे और 2 में 5 का डिवाइड किया तो ये आ जाएगा 0.4 इंटू 10⁻⁻, माइनस में 5, 5 नीचे वाला प्लस में है, ऊपर जाएगा तो माइनस में 5 हो जाएगा, या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 4 इंटू 10⁻⁻6। तो ये आ जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर। ये क्या आ गया, ऑक्सीजन का वाटर के अंदर, पानी के अंदर मोल फ्रैक्शन। ठीक है, क्लियर है ये चीज। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। दोबारा समझिए क्या दे रखा था हमें, ऑक्सीजन का हवा में मोल फ्रैक्शन दे रखा था, हमें हवा का टोटल प्रेशर 1 atm दे रखा था, हेनरी लॉ कांस्टेंट ऑक्सीजन का दे रखा था 0.5 × 10⁵ atm, और हमें पूछा कि भाई ऑक्सीजन कितनी वाटर के अंदर डिसॉल्व है, यानी कि ऑक्सीजन का वाटर के अंदर मोल फ्रैक्शन क्या है। तो पहले तो मैंने आपको बताया डाल्टन पार्शियल प्रेशर लॉ। तो डाल्टन पार्शियल प्रेशर लॉ क्या होता है, टोटल प्रेशर में हमें उस गैस का, उस पर्टिकुलर गैस का क्या करना होता है, मोल फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई कर देना होता है। तो उससे पीए पीबी पीसी का मैंने वैल्यू निकाल के बताया। अब यहाँ पे हमें क्यों जरूरत पड़ी डाल्टन की पार्शियल प्रेशर लॉ की, क्योंकि जो एयर होती है, जो हवा होती है, उसमें बहुत सारी गैसेस मिक्स रहती है। हवा में O2 भी होती है, N2 भी होती है, CO2 भी होती है, बहुत सारी गैसें होती है। तो हमें केवल ऑक्सीजन का अगर प्रेशर देखना है कि ऑक्सीजन इफेक्टिवली वाटर की लेयर के ऊपर कितना प्रेशर लगा रहा है, एक्चुअल में ऑक्सीजन का कितना कंट्रीब्यूशन है उस प्रेशर में, जो टोटल 1 atm प्रेशर वाटर की सरफेस पे लग रहा है, क्योंकि वही प्रेशर क्या डिसाइड करेगा कि ऑक्सीजन कितनी वाटर के अंदर डिसॉल्व हुई है। तो वो प्रेशर कितना लग रहा है यहाँ पे, उसके लिए हम पार्शियल प्रेशर निकालना है, तो मोल फ्रैक्शन का हमने टोटल प्रेशर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, और इससे हमारे पास कितना आ गया 0.2 atm यहाँ पे आ गया। ये आ गया ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर। फिर पार्शियल प्रेशर में हेनरी लॉ कांस्टेंट का डिवाइड कर देंगे, ये हेनरी लॉ हमने पढ़ा, P = KH × X, और उसमें डिवाइड जब कर देंगे KH की वैल्यू PO2 में, तो आपको क्या मिल जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 गैस इन लिक्विड मिल जाएगा, है ना। इससे हमें पता चल गया कि इतने मोल जो है ऑक्सीजन गैस वाटर में डिसॉल्व है, कितनी 4 × 10⁻⁻6 मोल फ्रैक्शन, ये है वाटर का। ठीक है, चलो अब मैं आगे लड़ता हूं, आगे अपन चलते हैं। एक क्वेश्चन में IIT JEE 2009 में पूछा गया था, उस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं। ये भी क्वेश्चन कुछ कुछ ऐसा ही है, इससे आपको और ज्यादा क्लैरिटी आएगी हेनरी लॉ कांस्टेंट के बारे में। तो क्वेश्चन है कि हेनरी लॉ कांस्टेंट, हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर N2 gas in water is 1 × 10⁵ atm। यानी कि जो N2 गैस है, इस बार मैं नाइट्रोजन गैस ले रहा हूं, N2 गैस का वाटर में जब डिसॉल्व करते हैं उसके लिए हेनरी लॉ कांस्टेंट कितना है, 1 × 10⁵ atm है। द मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इन एयर इज 0.8। द मोल फ्रैक्शन of N2 gas in air is 0.8। इस बार देखो मोल फ्रैक्शन N2 गैस का किसमें दे रखा है, एयर में 0.8 दे रखा है। द नंबर ऑफ मोल्स, अब देखो क्वेश्चन में यहां पे ट्विस्ट है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 from air dissolved
into 10 moles of water, 10 moles of water at 5 atm, at 5 atm air pressure is। तो ये सवाल है, ठीक है। इस सवाल को आप ट्राई कीजिए, मैं ऑप्शन भी दे देता हूं और अभी हिंदी में भी लिख दूंगा इसको। ऑप्शन ए है इसका, ऑप्शन ए है 4 इंटू 10⁻⁻⁻⁴। ऑप्शन बी है 4 इंटू 10⁻⁻⁵। ऑप्शन सी है 5 इंटू 10⁻⁻⁴। और ऑप्शन डी है 4 इंटू 10⁻⁻�6। तो ये 4 ऑप्शन है। हमें क्या निकालना है इस केस में, जो N2 के नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। कोई 10 मोल वाटर जो है उसमें कितने मोल N2 डिजोल्व है, हमारा ये क्वेश्चन है। बहुत सिंपल है, बस यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में क्या है कि एक्स्ट्रा चीज पूछ लिया था, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा अपन को सोचना पड़ेगा। बाकी क्वेश्चन बहुत सिंपल है, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। ये IIT JEE एडवांस जो था, JEE जो का एग्जाम होता है एडवांस वाला, उसमें पूछा गया था। 2009 का क्वेश्चन है, 2009 का क्वेश्चन है। हिंदी में मैं लिख देता हूं कि N2 गैस के लिए, N2 गैस के लिए, बाकी लोग ट्राई कीजिए जब तक, के लिए जल में KH का मान 1 इंटू 10⁵ atm है एवं N2 का हवा में मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन जो है, मोल प्रभाज कितना है 0.8 है। तो 10 मोल पानी में N2 के कितने मोल घुले होंगे, कितने मोल घुले होंगे, ये सवाल है हमारा। यदि हवा का दाब 5 atm है, यदि जो एयर प्रेशर है, हवा का दाब वो कितना है 5 atm है, तो हमें पता लगाना है कि N2 कितने मोल घुली होगी। 10 मोल वाटर अगर लिया जाए, उसमें N2 कितने मोल घुली है। A B C D आपके पास 4 ऑप्शन है, तुरंत सॉल्व करके देखिए कितना क्या आंसर आ रहा है। लगभग सेम है, जो पिछला क्वेश्चन मैंने करवाया उसी के जैसा ही है ये क्वेश्चन, तो लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे हमें थोड़ा अलग सोचना पड़ेगा, ठीक है। बताइए क्या आंसर आएगा। सॉल्व कीजिए सभी लोग, कौन सा ऑप्शन सही है इसमें। सॉल्यूशन तरीका वही है जो पिछले वाला क्वेश्चन का तरीका था। पहले हमें N2 का पार्शियल प्रेशर निकालना होगा। N2 के देखो मोल फ्रैक्शन दे रखे हैं एयर में, तो यहां से तो N2 का पार्शियल प्रेशर आएगा, N2 का पार्शियल प्रेशर आएगा। उसके बाद में N2 का पार्शियल प्रेशर जब आया तो N2 के पार्शियल प्रेशर का यूज किया, फिर KH का यूज किया N2 के लिए, उससे हमारे पास आएगा N2 के वाटर के अंदर मोल फ्रैक्शंस आ जाएंगे, है ना। उससे K ऑफ N2 इन वाटर आ जाएगा, काई जो X ऑफ N2 इन वाटर आ जाएगा, और जो वाटर के अंदर जो मोल फ्रैक्शन आएंगे N2 के। अब हमें क्या करना होगा, आगे एक और स्टेप लेना होगा। हमें वाटर के मोल 10 मानने होंगे और उस 10 मोल में N2 के मोल्स कितने हैं वो हमें निकालना होगा, ठीक है। तो ये इसका तरीका है। ये JEE 2009 में एडवांस के एग्जाम में पूछा गया सवाल है, बहुत सिंपल है। बस यहाँ पे कुछ गलतियां जो है बहुत सारे बच्चे कर देते थे, तो मैं उसको आपको बताता हूँ। किसी का आंसर नहीं आया अभी तक, किसी का भी नहीं। बताओ सर उस 10 की मल्टीप्लाई होगी आगे उस ऊपर से जो निकालेंगे हेनरी गैस कांस्टेंट से, उससे हेनरी लॉ कांस्टेंट से क्या आया, मोल फ्रैक्शन आया ना। तो मोल फ्रैक्शन का बेसिक फंडा जो होता है उसी को यूज करना है। मोल फ्रैक्शन बराबर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। तो नंबर ऑफ मोल्स H2O का कितना हो जाएगा 10, 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे, बिल्कुल सही।
कितना है आंसर फाइनल बताओ। सर ए ऑप्शन। ए ऑप्शन, यस बिल्कुल सही आंसर, बहुत बढ़िया, शाबाश, ए ही आंसर सही है। देखो सॉल्यूशन समझिए, सबसे पहले हमें निकालना होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 निकालना है। तो पहले सबसे पहले तो पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 क्या हो जाएगा, हमारा N2 का जो मोल फ्रैक्शन है उसका मल्टीप्लाई कर देंगे किसमें, जो एयर का टोटल प्रेशर है। एयर का टोटल प्रेशर कितना दे रखा है, 5 atm दे रखा है। तो N2 का पार्शियल प्रेशर कितना आ जाएगा, यहाँ से 8 पंजे 40, यानी कि 4 atm आ जाएगा N2 का पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर कैसे निकालते हैं हम, मोल फ्रैक्शन का टोटल प्रेशर में मल्टीप्लाई किया तो P N2 आ गया। अब P N2 आ गया, अगर हमें N2 का मोल फ्रैक्शन वाटर के अंदर निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो P N2 है उसमें KH का डिवाइड कर देंगे, हेनरी लॉ कांस्टेंट का। तो P N2 तो हो गया 4 atm डिवाइडेड बाय KH जो है N2 के लिए कितनी दे रखी है, 1 × 10⁻⁵ atm ये दे रखा है, ऊपर भी एटीएम है, एटीएम से एटीएम कैंसिल हो गया। तो हमारा N2 का वाटर के अंदर मोल फ्रैक्शन कितना आ जाएगा, 4 × 10⁻⁻5 आ जाएगा। तो ये तो क्या आ जाएगा हमारा N2 का वाटर में मोल फ्रैक्शन। यहाँ तक क्लियर है, N2 का वाटर के अंदर मोल फ्रैक्शन। अब हमें सवाल में ये नहीं पूछा था, हालांकि सवाल में ये ऑप्शन दे रखा है, लेकिन सवाल में ये नहीं पूछा गया था। अब देखो पूछा क्या गया है, हमें पूछा है कि 10 मोल वाटर में कितने N2 मौजूद है। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ जो N2 होगा, यहां से देखो सवाल में ट्विस्ट था, बहुत सारे बच्चे बी राइट करके आ गए थे, यहीं तक सॉल्व किया, लेकिन ये सवाल यहाँ तक नहीं करना था और आगे बढ़ना था। अगर मैं N2 का वाटर के अंदर मोल फ्रैक्शन की बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 हो जाएगा ना। अगर मान लो कोई नाइट्रोजन और वाटर में डिजोल्व है तो यहाँ पे ये आगे और एक स्टेप करना है हमें। तो देखो इसकी वैल्यू कितनी है, 4 × 10⁻⁵ हमारी अभी आई है। अब N ऑफ N2 निकालने, हमें नंबर ऑफ मोल्स नाइट्रोजन के निकालने हैं, N ऑफ N2 प्लस वाटर के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, यहाँ पे 10 मोल्स सवाल में दे रखे हैं कि इंटू 10 मोल्स ऑफ वाटर, पानी के 10 मोल में N2 के नंबर ऑफ मोल कितने डिजोल्व है। तो ये आ जाएगा 4 × 10⁻⁵ ठीक है। अब देखो ये जो क्वांटिटी बहुत ज्यादा छोटी है, इसका मतलब जो N2 के नंबर ऑफ मोल्स हैं वो बहुत बहुत ज्यादा छोटे हैं, किससे, 10 से। क्योंकि देखो ये 10 जो है बहुत बड़ी क्वांटिटी हुई एक तरह से, क्योंकि इसका डिवाइड जब N2 में कर रहे हैं तो हमें 4 × 10⁻⁵ मिल रहा है। तो जो नंबर ऑफ मोल्स हैं N2 के वो 10 से बहुत छोटे हैं, तो जो नीचे वाली टोटल क्वांटिटी है इसको अपन अप्रोक्सीमेटली ऐसा लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 प्लस 10 है। इसको अपन केवल क्या लिख सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली 10 लिख सकते हैं, क्योंकि N ऑफ N2 क्या बहुत छोटा है 10 के कंपैरेटिवली। यहाँ पे आप देख सकते हो 4 × 10⁻⁵ से, तो इसको इक्वल कर देंगे 4 × 10⁻⁵ के, और यहाँ से जब मल्टीप्लाई करेंगे इस 10 का यहाँ पे, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 आ जाएगा कितना, 4 × 10⁻⁵ में एक और 10 का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 10⁻⁴। तो इतने मोल मौजूद होंगे 10 मोल वाटर के अंदर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। तो ये हेनरी लॉ का एक क्वेश्चन है, जेई एडवांस में आया था, बहुत सारे बच्चों ने ये सही किया था, लेकिन आगे अपन को थोड़ा और बढ़ना था, और ये हमारा 4 × 10⁻⁴ मोल आंसर आ जाएगा। क्लियर है ये चीज, ओके। अब देखो हेनरी लॉ जो है उसके एप्लीकेशंस क्या क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा आपको थ्योरेटिकल पोर्शन है उसको बता देता हूं। एप्लीकेशंस ऑफ हेनरी लॉ, एप्लीकेशंस ऑफ हेनरी लॉ, ऑफ हेनरी लॉ, हेनरी नियम के उपयोग, हेनरी नियम के उपयोग, इसके क्या क्या यूजेस हैं इस पे अपन बात करें तो सबसे पहला यूज तो यही हो गया, जो कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्री है वहां पे यूज होता है, कोल्ड ड्रिंक जो इंडस्ट्री है वहां पे यूज होता है, इंडस्ट्री में यूज होता है। पहली बात तो जो शीतल पेय है ना, शीतल पेय, कोल्ड ड्रिंक को हिंदी बोलेंगे शीतल पेय उद्योग में, ये हो गया शीतल पेय उद्योग में, कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्री में यूज होता है।
हमें क्या करना है, सोडा बनाना है तो CO2 को मिक्स करना है वाटर के अंदर, तो प्रेशर कितना चाहिए कितना नहीं चाहिए, है ना। एक पर्टिकुलर टेस्ट हमें इंड्यूस करना है वाटर के अंदर। जैसे आपने सुना होगा कि पेप्सी का टेस्ट, जो पेप्सी अमेरिका में मिल रही है और जो भारत में मिल रही है, उन सब जगह पे उसका टेस्ट सेम होता है। तो वो क्या करते हैं, वो कंट्रोल करते हैं कि कितना एग्जैक्टली CO2 जो है वाटर के अंदर मिक्स होना चाहिए। तो वो अगर एग्जैक्टली कंट्रोल करना चाहेंगे तो उनके लिए आप उसके लिए उनको हेनरी लॉ को बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, है ना। बिना हेनरी लॉ के वो बताओ कैसे कंट्रोल कर सकते हैं कि कितना CO2 वाटर के अंदर मिक्स है, क्योंकि उससे यूजर जो पीने वाला जो है उसको टेस्ट जो है वो सेम मिलना चाहिए हर जगह पे। क्योंकि ये एक बहुत बड़ी USP होती है, टेस्ट का एडिक्शन, यानी कि स्वाद का एक नशा हो जाए हमारे जितने भी लोग पीने वाले हैं उनको। तो इंडस्ट्री वाले, जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट इंडस्ट्री वाले, ये इंश्योर करते हैं कि जो CO2 मिक्स है वाटर के अंदर वो एक फिक्स एक कंसेंट्रेशन में ही मिक्स हो, क्योंकि टेस्ट सब जगह यूनिफॉर्म होना चाहिए, पेप्सी का, कोका कोला का, थम्स अप का। तो इनमें सब में क्या है कि CO2 कंटेंट थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है, उस वजह से कुछ इंग्रेडिएंट्स भी डिफरेंट होते हैं। तो इस चीज का वो बहुत विशेष ध्यान रखते हैं। दूसरा यहाँ पे एप्लीकेशन है जो स्कूबा डाइवर्स है, स्क्यूबा डाइवर्स, है ना। जो पानी के अंदर नाविक कूदते हैं ना, तो वो ऑक्सीजन टैंक साथ में लेके जाते हैं। तो ऑक्सीजन टैंक में ऑक्सीजन का प्रेशर कितना होना चाहिए ताकि ब्लड में उतनी ही ऑक्सीजन घुले, ऑक्सीजन ज्यादा ना घुले या ऑक्सीजन कम ना घुले, है ना। ऑक्सीजन का सैचुरेशन लेवल डाउन नहीं चला जाए, वरना पता चला नीचे ही वो बेहोश होकर मर गया। तो क्यूबा डाइवर्स के अंदर जो ऑक्सीजन टैंक लगते हैं उसका जो प्रेशर मेंटेन करते हैं वो हेनरी लॉ कांस्टेंट के अकॉर्डिंग ही करते हैं। और एक और चीज, अगर मान लो एलिवेशन पे जाते हैं, पहाड़ों पे जाते हैं, तो वहां पे भी ऑक्सीजन, क्योंकि वहां पे प्रेशर कम होने लगता है, जब हाइट पे जाते हैं तो प्रेशर कम होता है, तो प्रेशर कम होता है तो उस वजह से हमारा बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेवल कम होने लगता है। तो वहां पे क्या करते हैं, एक्सटर्नल ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं, ठीक है। तो एट एलिवेशन ये हो गया ऊंचाई पर, है ना। ऊंचाई पर जैसे आपने आपके कोई रिश्तेदार वगैरह अमरनाथ यात्रा पे गए हो तो आपने सुना होगा कि वहां पे जो आर्मी के पर्सन होते हैं, तो लोगों का जब ऑक्सीजन लेवल डाउन हो जाता है, तो ऑक्सीजन लेवल डाउन क्यों होगा, क्योंकि हाइट हाइट पे गए हैं। हाइट पे जब जाते हैं, जैसे यहाँ पे मान लो पहाड़ है, पहाड़ पे आप गए हो तो आप ऊंचाई पे गए हो, तो ऊंचाई पे जब जाओगे तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। प्रेशर डिक्रीज होगा तो आपके आपके बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन लेवल जो है, ऑक्सीजन लेवल वो डिक्रीज हो जाएगा, उसके ऑक्सीजन लेवल के मोल फ्रैक्शन डिक्रीज होंगे। और बॉडी में जब ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज होगा, ब्लड में ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज होगा, तो आपको एनर्जी नहीं मिल पाएगी, एनर्जी नहीं मिल जाएगी, मिलेगी तो आप बेहोश होने लगेंगे। तो आपको क्या देते हैं, एक ऑक्सीजन का टैंक देते हैं। अभी कोरोना में बड़े फेमस है ना ऑक्सीजन के टैंक। तो आपको ऑक्सीजन टैंक देते हैं और आप फिर सांस लेते हो, सांस लेते हो, और सांस लेने के बाद में क्या हो जाता है, आपका ऑक्सीजन लेवल वापस सही हो जाता है और आप वापस चलने फिरने जैसे हो जाते हो। तो एलिवेशन पे भी ऑक्सीजन लेवल जो है अपना सही मेंटेन रहे, इसके लिए हम हेनरी लॉ कांस्टेंट का यूज करते हैं। तो काफी ज्यादा एप्लीकेशन है हेनरी लॉ के, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो $1 बिलियन इंडस्ट्री है, पेप्सी को और कोको कोला, ये सारी $1 बिलियन इंडस्ट्री, मतलब बहुत पैसा है इनमें। और वो सब किस पे बेस्ड है, खाली और खाली एक छोटे से हेनरी लॉ के एप्लीकेशन पे बेस्ड है। तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये हेनरी लॉ, आप ये समझ सकते हो। तो चलो, अभी आज की क्लास का अपना टाइम हो चुका है, तो अभी आज के लिए इतना ही रखते हैं। यहाँ से आगे अपन नेक्स्ट कल की क्लास में सीखेंगे। और वेडनेसडे को एक अपन टेस्ट रखेंगे ऑफलाइन, आप स्कूल में आ जाना, वहां पे अपन एक बार चीजों को रिवाइज भी कर लेंगे। और एक सब्जेक्टिव टेस्ट रखेंगे, सब्जेक्टिव यानी कि बोर्ड की प्रैक्टिस के हिसाब से, जिसमें मैं टॉपिक आपका जो अपना करंट चल रहा है, जितना अभी तक पढ़ा है अपन ने 12th में, सॉल्यूशन चैप्टर का रे ऑप्टिक्स का, उसी का अपन टेस्ट लेंगे। तो अभी आज के लिए इतने रखते हैं, मैं ग्रुप में भी इसके बारे में जिक्र कर दूंगा।